स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और हमारी सरकार ने बहुत ही बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल सरकार चाहती है कि वो हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जन गण मन के समान ही अब व्यवस्था में स्थापित करे। और जिस तरह का प्रोटोकॉल आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर जन गण मन के लिए पालन किया जाता है, ठीक उसी तरह की स्थिति अब वंदे मातरम के लिए भी देश में स्थापित कर दी जाए। और भले ही अब आप इसको स्वीकारें या न स्वीकारें, इसका पालन करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा स्थापित विधि के विरुद्ध वंदे मातरम का अपमान करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब वंदे मातरम के खिलाफ किया गया अपमान दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। अब यह बात तो सरकार की है और सरकार इन चीजों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुकी है, पर क्या देश की जनता इन सभी चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार है? और ये सारा काम ऐसे समय पर हो रहा है जब देश के अंदर अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वही दूसरी तरफ हमारे संसद का मॉनसून सेशन भी अब शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं कि सरकार फिलहाल करने क्या वाली है। टाइटल है हाउ अ न्यू लॉ एम्स टू प्लेस वंदे मातरम ऑन अ पार विद जन गण मन। तो अब फिलहाल जन गण मन की तरह ही होने वाली है वंदे मातरम की स्थिति। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में प्रस्तुत करने का फैसला कर लिया और वो हमारे अभी मॉनसून सेशन में आ ही रहा है। अब इस दौरान बड़ी चीज क्या क्या है जो हमें समझने वाली है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार करना क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहली जो चीज इसमें शामिल है वो यह है कि इस विधेयक के माध्यम से होगा पिछले एक कानून में संशोधन। जिस कानून में संशोधन की तैयारी है वो कानून है राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971। और 1971 का यह अधिनियम दरअसल वर्तमान में जनगण मन के लिए एक खास प्रोटोकॉल निर्धारित करता है, लेकिन जिस जगह पर अभी जनगण मन मेंशन है ठीक उसी जगह पर अब वंदे मातरम को भी स्थान दिया जाएगा, यानी कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों का दर्जा बिल्कुल एक बराबर होगा। तो अभी फिलहाल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहती है सरकार जो राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। इसी के साथ सरकार ने साफ साही कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है या फिर अवरोध डालने की कोशिश करता है तो ऐसे में इसको दंडनीय अपराध ही माना जाएगा। और राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित कानूनी व्यवस्था को सरकार सुदृढ़ करना चाहती है, इसीलिए यह फैसला लिया गया। अब इस विधेयक के माध्यम से सरकार करेगी एक धारा में संशोधन इस अधिनियम की, और वह धारा है 3। दरअसल अभी वर्तमान में यह जो धारा 3 है इसी में ही राष्ट्रगान जनगण मन के गायन को जानबूझकर रोकना या उसके गायन के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है। और अब फिलहाल इस जगह पर सरकार यही व्यवस्था करेगी कि राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही यहाँ पर हमारा राष्ट्रगीत भी ऐड कर दिया जाएगा। और अब ऐसे में दोनों की स्थिति समान होगी, यानी कि अभी तक हम जो स्थिति राष्ट्रगान के लिए देखते थे वही राष्ट्रगीत की बनेगी। और आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है या गायन में बाधा डालता है तो फिर उसको सजा के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि वर्तमान में अभी अगर आप राष्ट्रगीत के लिए किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करते हैं या उसका अपमान करते हैं तो अभी कोई सजा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये विधेयक पास हो जाएगा उसके बाद चीजें ज्यादा गंभीर होंगी। एंड वर्तमान में इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है या व्यवधान उत्पन्न करता है या गायन में बाधा डालता है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसको दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो आने वाले समय में अब वंदे मातरम के बारे में जब कभी भी मुंह खोलिएगा तो बहुत सोच समझ कर ये काम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत किया तो ये 3 में से चूज 1 का ऑप्शन हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको दे, और चूज 1 के दौरान स्थिति क्या क्या है वो आपको स्पष्ट हो ही चुकी है। तो यही सभी चीजें जिसके बारे में आपको मामला रखना है ध्यान। और इसी के साथ यहाँ पर अब वंदे मातरम आपको देखने को मिलेगा इस संशोधन के पास हो जाने के बाद। हालांकि अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि अभी हम लोग जब कानून बना रहे हैं, संशोधन करते हुए चीजों को एक नया रूप दे रहे हैं, तो अभी वर्तमान की क्या स्थिति है ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को भी हालिया अपडेट बहुत अच्छे से होगा। देखिए, दरअसल हालिया स्थिति यह है कि अभी बीते दिनों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है वंदे मातरम को लेकर के। दरअसल अभी पिछले साल ही वंदे मातरम को लेकर के सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रम रखे थे, वंदे मातरम का 150 वर्ष मनाया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है वंदे मातरम और 150 वर्ष सरकार ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। इस वंदे मातरम को उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था 1882 में, और ये उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी।
तो सन्यासी विद्रोह के अंदर जब सभी चीजें थी तो ऐसे में बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि दरअसल ये सरकार के खिलाफ था, इस्लाम के विरुद्ध था। तो ऐसे में कई बार लोग ये भी देखते हैं कि मतलब चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दी गई थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल जो वंदे मातरम है, उस वंदे मातरम की स्थिति यह है कि ये भारत माता की स्तुति करता है, भारत माता के लिए खास शब्द कहता है, भारत माता को देवी के तौर पर यह सम्मानित करता है। तो इसीलिए भी वहां से विवाद शुरू हुआ था। हालांकि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए प्रमुख था। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी चीज यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही कुछ लोग ऐसे थे जो इससे नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके धर्म के हिसाब से चीजें मेल नहीं खा रही है। तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और बढ़ता सांप्रदायिक विवाद इस प्रकार देखने को मिला कि 1937 का फैजपुर अधिवेशन बहुत ज्यादा खास हो गया, क्योंकि वंदे मातरम को जब लिखा गया था तो उसके अंदर 6 स्टांजास थे। लेकिन जब विवाद बढ़ा, सांप्रदायिक विवाद बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही थी, तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उन्होंने इसी अधिवेशन में फैसला किया कि वंदे मातरम के केवल हम शुरुआती 2 स्टांजा ही यूज करेंगे, आगे के हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो 6 स्टांजा वाला वंदे मातरम अब केवल 2 स्टांजा का रह गया था। और यही चीज यहाँ से बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी कि एकीकरण पर ध्यान दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह से केवल और केवल सामने वाले की बातें सुन करके चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दरअसल ये जो गीत है वंदे मातरम, ये दरअसल भारत माता की स्तुति करता है और देश सबसे पहले है, क्योंकि भारत में रहकर ही, भारत की स्थितियों के हिसाब से ही आपको अपनी सारी चीजें करने की इजाजत मिली है। ये भारत की प्रकृति है जो आपको अपने धर्म को मानने के लिए सारी की सारी दशाएं उपलब्ध करा रही है। अगर भारत का संविधान या भारत की भूमि में वो सारे तत्व नहीं होते जो आपके धर्म का पालन करने की आपको इजाजत नहीं देते, तो भले ही आपका धर्म किसी चीज की इजाजत दे या ना दे, लेकिन जब देश इजाजत नहीं देता तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए देश पहले माना जाना चाहिए, इसलिए यही माना गया कि वंदे मातरम के सभी छंद स्वीकारे जाने चाहिए थे। तो कंट्रोवर्सी काफी रही, लेकिन यहाँ से केवल और केवल 2 ही छंद आगे बढ़े। बाद में जब देश को आजादी मिली तो हम लोगों ने वंदे मातरम के इन्हीं 2 छंदों को अपने राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार किया और तब से अब तक यही व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन हाल ही में चीजों को बदल दिया गया है, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब बहुत ज्यादा हुई थी, तो कंट्रोवर्सी होने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर राष्ट्रगीत के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में सबको समझा दिया था कि देखिए, यहाँ जो राष्ट्रगीत है हमारा, अब जरूरी है कि आप सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में इसको स्वीकार करेंगे। ये सरकार पहले से ही तैयारी करती आ रही थी। तो सरकार ने साफ समझा दिया था कि जब कभी भी राष्ट्रीय ध्वजारोहण, सांस्कृतिक या औपचारिक कार्यक्रम होगा, चाहे कार्यक्रम केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का, हर सरकारी कार्यक्रम के दौरान पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद ही आप जनगण मन गाएंगे। अब इस दौरान यहीं से ही सरकार ने वो आधार तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य था वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही दर्जा देना। सरकार ने यह समझा दिया था सबको कि देखिए, जब कभी भी राष्ट्रीय गीत हो रहा है तो इस दौरान राष्ट्रगान की तरह इसको सम्मान देना जरूरी है, उसके लिए खड़े होना जरूरी है, और आप बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। केवल सिनेमा हॉल में आपको छूट है कि आप वंदे मातरम हो तो इस दौरान आपको खड़ा नहीं होना। अदरवाइज हर एक जगह जहां कहीं भी वंदे मातरम हो रहा हो, ये जरूरी है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा सम्मान में, और व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। ये चीज यहाँ से मैंडेटरी कर दी गई थी। और ये भी समझा दिया गया था कि विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गान से ही होगी। पहले राष्ट्रीय गीत, फिर उसके बाद प्रार्थना, और उसके बाद राष्ट्रगान विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ से सरकार ने चीजों को बदला और एक खास रूप देने शुरू कर दिया था वंदे मातरम को देश के मामले में। हालांकि जब सरकार ने इस तरह के गाइडलाइंस जारी करना शुरू किया तो ये समझ में आ रहा था कि सरकार बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज भी, खासतौर पर वो लोग जो इस्लाम धर्म के, उन लोगों को इससे बड़ी नाराजगी रही और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लोगों ने यही मुद्दा पेश किया कि भाई, हमसे जबरदस्ती राष्ट्रगान गाया जा रहा है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और ऐसे में हम इसको गा नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि सजा भी देंगे, ये चीज गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले तो यह कहा कि देखिए, आपकी जो याचिका है वो समय पूर्व है और काल्पनिक आशंकाओं पर आधारित है, क्योंकि उस समय यह भी चीजें क्या थी, केवल और केवल एडवाइजरी तौर पर दिशा निर्देश थे, तो बाध्यकारी तो था नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देखिए, ये तो केवल और केवल सलाहकारी है, मतलब आपको कहा गया है करने के लिए पर बाध्य नहीं किया गया। तो आप पहली बात तो काल्पनिक आशंकाएं लेकर आ रहे हैं कि बाध्य कर रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं। दूसरी बात, आपका यह मानना है कि सजा दी जाएगी, परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो यह स्थिति आपकी काल्पनिक है और अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हो रहा हो तो हम समझ में आता है कि उन चीजों पर सुनवाई करें, बट जब कोई चीज काल्पनिक है, समय पूर्व है, आने वाले समय की संभावनाओं को लेकर के, तो कैसे हम उस पर कोई फैसला दे सकते हैं। इस याचिका को नहीं स्वीकारा जा सकता, याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने यह भी समझाया कि भाई देखो, सलाहकारी है तो सलाहकारी की तरह ही इसको स्वीकारा जाए दिशा निर्देशों को, और यह भी समझाया कि राष्ट्रगीत ना गाने पर ऐसी कोई दंडात्मक प्रावधान तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है।
तो अभी तक तो स्थिति थी ही नहीं, अब कानून के तौर पर आ गया तो ये सारी की सारी स्थिति स्वीकार हो गई है कि अगर राष्ट्रगीत आप नहीं गाते, उसको सम्मान नहीं करते, तो फिर तो सजा दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में कोर्ट के अंदर एक और मामला था जो सलमान बनाम केरल राज्य था, 2014 का मामला है केरला हाई कोर्ट का। और इस दौरान यहाँ पर इस कानून की धारा 3 को लेकर के व्याख्या करते हुए यह बताया कि व्यवधान का अर्थ क्या है, यानी कि बाधा उत्पन्न करना या फिर अपमान करना, इसमें क्या शामिल हो सकता है। क्योंकि कई बार लोगों को ये डाउट था कि इसमें शब्द की क्लैरिटी नहीं और हम क्या करेंगे तो वो गलत माना जाएगा और सजा दी जाएगी। तो इस दौरान केरला हाई कोर्ट ने समझाया था कि देखो, जब कभी भी राष्ट्रगान हो रहा हो तो इस दौरान अगर कोई व्यक्ति शोर शराबा करता है तो ये अपमान और व्यवधान की स्थिति कहलाएगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है, मतलब कुछ ऐसे प्रयास करता है जिससे कि लोगों का ध्यान भटके और वो ठीक से अपने राष्ट्रगान को पूरा ना कर पाए, तो ऐसे में फिर इसको भी गलत माना जाएगा। और साथ ही राष्ट्रगान के सामूहिक गायन को आप बाधित करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, तो भी उस समय यह अपराधी ही कैटेगरी में आएगा। तो ये वाली बातें केरला हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी थी 2014 में। और अभी भी यही माना जाता है कि कुछ भी ऐसा करो जिससे कि राष्ट्रगान का गायन बाधित होता है तो फिर देखो आप दंड के भागी तो रहोगे, और वही सेम चीज अब वंदे मातरम के लिए भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज, जैसे कि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हमारे धर्म की इजाजत नहीं है कि हम इसको गाएं, तो एक और मामला था जो कोर्ट में उस समय चला था और ये मामला भी समझने योग्य था, बीजो इमैनुअल एवं अन्य बनाम केरल राज्य मामला। इस वाले मामले में एक खास व्याख्या देते हुए हमें समझाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए जी, आपका धर्म भी बच जाएगा और देश का कानून भी बच जाएगा आपको, लेकिन कुछ उसके लिए चीजें ध्यान देनी होगी। दरअसल यहोवा विटनेस समुदाय के 3 विद्यार्थियों ने धार्मिक विश्वासों के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था। जब इन विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान नहीं गाया तो ऐसे में इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई, और कार्रवाई शुरू करने के बाद यह मामला पहुंचा कोर्ट में। तो कोर्ट ने पूछा हुआ क्या, कहा गया कि राष्ट्रगान इन्होंने नहीं गाया। तो पूछा गया क्यों नहीं गाया, इन्होंने कहा कि भाई धर्म का मामला था। तो ये पूछा गया कि देखो भाई, धर्म का मामला था, राष्ट्रगान नहीं गाया, पर कुछ गलत किया इन्होंने। तो ऐसा था कि गलत तो कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे लोग सम्मान में खड़े हुए थे, यानी कि खड़े हुए थे। और मैं हमेशा समझाता हूं कि देखो 3 चीजें होती हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना। एक होता है सम्मान करना, एक होता है अपमान करना, एक होता है न्यूट्रल रहना। अगर आप कभी भी राष्ट्रीय प्रतीकों के मामले में सम्मान करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। मतलब आप अच्छा नहीं कह रहे तो आप बुरा भी मत कहिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कह रहे हैं पर आप बुरा कह रहे हैं तो यहां पर कहानी गड़बड़ा जाती है। और वही चीज यहाँ कोर्ट ने भी समझाई कि देखो, ये लोग सम्मान पूर्वक खड़े थे। तो कोर्ट ने व्याख्या करते हुए समझाया कि देखो, जरूरी नहीं है कि आपको गाना ही है, सम्मान दिखना चाहिए। तो वो सम्मान वहां भी दिख रहा था जब ये लोग शांतिपूर्वक खड़े हुए थे। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई, धर्म इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि राष्ट्र के लिए वो खड़े हुए हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि गाना हो, तो ना गाने से अपमान नहीं होता। अगर वहां पर आप सम्मान दिखा रहे हैं किसी भी तरह से तो उन चीजों को स्वीकारा जाएगा, और अपमान को अपमान कहा जा सकता है, लेकिन शांति से चुपचाप खड़े रहना अपमान की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो ये व्याख्या भी थी। तो जिन लोगों को आपत्तियां हैं, परेशानी है कि नहीं जी हमारे धर्म इजाजत नहीं दे रहा पर जबरदस्ती है, तो उनके लिए यह विकल्प बहुत अच्छा है कि आप शांति से खड़े रहकर सभी चीजों को स्वीकार सकते हैं, बेहतर है। तो यही है सारा मामला। और अभी ये सारे के सारे जो हमारे 6 छंद हैं वो 6 के 6 छंद स्वीकार लिए गए। हर जगह जहां कहीं पर भी आधिकारिक कार्यक्रम होगा तो इन 6 छंदों को ही गाया जाएगा और इसी के हिसाब से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो यही है डिटेल एनालिसिस जो आपको जानना समझना था इस टॉपिक के बारे में, और मैं आपके साथ चीजों को कर दिया शेयर। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई आज डेट है 21 जुलाई और आज लास्ट डे है स्टडी IQ के एडमिशन का। दरअसल एक नया बैच आज से शुरू हो रहा है, और नया बैच बहुत ज्यादा खास है क्योंकि अगर आप 2027, 28 और 29 के लिए एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल इस नए बैच में जुड़कर आप अपने एग्जाम को टारगेट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से स्टडी IQ के टीचर्स के मार्गदर्शन में एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। और एक बड़ा फायदा यह है कि इस समय फीस है बहुत ज्यादा कम, मात्र 7,999 की फीस है, और आपको इस फीस को अकॉर्डिंग एडमिशन लेने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज करते हैं तो इस दौरान आप लोगों के लिए एक खास डिस्काउंट के साथ फीस रहेगी। और इस दौरान डिस्काउंट ही नहीं बल्कि अगर आप आने वाले टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फी भी रिफंड कर दी जाएगी। स्टडी IQ यह व्यवस्था भी करता है, और साथ ही साथ आप लोगों की मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी जोरों शोरों से करवाई जाएगी, वो भी टोटली निःशुल्क। क्लासेस रहने वाली है बेहतरीन क्योंकि स्मार्ट मॉडल पर रहती हैं क्लासेस। 1000 से अधिक घंटे की स्ट्रक्चर क्लासेस मिलती है, पहले बेसिक फिर एडवांस क्लासेस मिलती है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग सब कुछ आपको मिलता है इस दौरान 1000 से अधिक घंटे की इन क्लासेस में। इसके अलावा मेंटरशिप की भी सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। मेंटरशिप 1 to 1 होती है ताकि छोटी बड़ी सभी समस्या को सॉल्व किया जाए आपकी, और आपकी तैयारी को अच्छे से आगे लेके चला जाए। असेसमेंट दिया जाता है ताकि आप तैयारी में निरंतर आगे बढ़ते रहे। 10+ बुक्स का सेट होता है ताकि आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। रिवीजन का भी आप लोग को विकल्प दिया जाता है। रिवीजन जरूरी है क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा पूरी नहीं हो सकती रिवीजन के बिना, ताकि आपकी नॉलेज कंसोलिडेट हो सके। और टेस्ट इस दौरान आप लोग के होते हैं ताकि आप खुद को एवेल्युएट करके समझ सके कि आप किस स्थिति में।
सो चीजें हैं सारी की सारी बेस्ट, वेल एंड गुड, एंड बहुत अच्छे से एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म को मिल सकता है अपने यूपीएससी के एग्जाम टारगेट करने के लिए। बस एनरोल करना है KL लाइव कोड से, जो आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड यहाँ रहेगा। और फिर भी अगर कुछ जानना समझना तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और मेरे क्लासेस की अपडेट्स एंड PDF तो आ ही जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी और मेरे साथ फिर होगी मुलाकात आने वाले किसी सेशन में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।